एडवांस पार्टनरशिप अकाउंट्स पार्ट 3 में आपका पुनः स्वागत है। यह अध्याय वित्तीय लेखांकन ग्रुप 1 पेपर 1 बीकॉम प्रथम वर्ष जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमानुसार इकाई 4 में सम्मिलित किया गया है, जिसका हम अध्ययन अनवरत जारी रखे हुए हैं। आपके अवलोकन के लिए प्रत्येक बार हम संपूर्ण पाठ्यक्रम स्क्रीन पर दर्शाते हैं, ताकि आप यह जानकारी प्राप्त कर सकें कि कितना पाठ्यक्रम आपने पूरा कर लिया है और कितना अभी बाकी है। इकाई 4 लाल रंग में दर्शाई गई है, जिसका अध्ययन हम वर्तमान में जारी रखे हुए हैं। एक नए साझेदार के प्रवेश पर जिन जिन लेखांकन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनमें से पूर्व के 2 अध्यायों में हमने नए साझेदार के प्रवेश पर नए लाभ हानि अनुपात की गणना और संपत्ति एवं दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन संबंधी समायोजन के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। इस अध्याय में हम नए साझेदार के प्रवेश पर ख्याति से संबंधित क्या समायोजन किए जा सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। गुडविल इज एन इनविजिबल फोर्स that helps a business to earn more than the normal return on investment enjoyed by similar business. It is the sum total of the reputation and other favorable attributes built up by a business. Goodwill results into larger number of customers, higher turnover and more profits of a business. The additional profits earned by the business or its super profits indicate that it has goodwill. Thus, goodwill is a real but intangible asset. When the amount paid for the purchase of a business is in excess of its net assets, such excess payment is treated as goodwill at cost or purchased goodwill. Where there is no purchase or sale but a change of constitution takes place, like admission of a new partner, etc., the value of goodwill may be recognized as inherent potential goodwill. Accounting treatment of goodwill as read with the relevant accounting standards issued by the Institute of Chartered Accountants of India. Accounting Standard 10 AS10 to treat its accounting for fixed assets. Second, paragraph 2nd of the standard stipulates that goodwill should be recorded in the books only when some consideration in money or money's worth has been paid for it. Whenever a business is acquired for a price payable in cash or in shares or otherwise, which is excess of the value of the net assets of the business taken over, the excess is to be termed as goodwill. ख्याति एक ऐसी संपत्ति है जिसे देखा नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। इसी कारण इसे लेखांकन की भाषा में अमूर्त संपत्ति इंटेंजिबल एसेट्स कहा जाता है। इसका वर्णन करना आसान है, किंतु इसे परिभाषित करना कठिन है। यह व्यवसाय के अच्छे नाम, प्रतिष्ठा एवं संबंधों से मिलने वाला लाभ है। यह वह आकर्षण शक्ति है जो ग्राहक को लाती है। यह उन वस्तुओं में से एक है जो एक जमे हुए पुराने व्यवसाय को प्रथम बार प्रारंभ हुए नए व्यवसाय से अलग करती है। ख्याति विभिन्न तत्वों के मिश्रण से बनती है तथा विभिन्न व्यवसायों में और एक ही व्यवसाय के विभिन्न व्यापारों में इसका मिश्रण पृथक पृथक होता है। यह एक ऐसी संपत्ति है जिसका व्यापार से अलग कोई अस्तित्व नहीं होता है। इसका अनुभव हमें बढ़ते हुए लाभों द्वारा
होता है। जब व्यवसाय को सामान्य से अधिक लाभों की प्राप्ति हो तो यह आधिक्य ख्याति के द्वारा ही हुआ माना जाता है। इसीलिए अधिलाभ यानी सुपर प्रॉफिट्स कमाने की क्षमता को ख्याति कहा जाता है। अधिलाभ से आशय उस शुद्ध लाभ से है जो पूंजी पर ब्याज तथा प्रबंध करने एवं जोखिम उठाने के प्रतिफल के अलावा प्राप्त होता है। किसी व्यवसाय में ख्याति की उत्पत्ति कई कारणों से हो सकती है। व्यापार गृह की स्थिति, विक्रय साहित्य और विज्ञापन, व्यवसाय द्वारा निर्मित वस्तुओं का स्वभाव, किस्म, उपयोगिता एवं मूल्य, उत्पादन अथवा विक्रय संबंधी एकाधिकार का होना, साझेदारियों की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा एवं ग्राहकों के साथ संबंध, व्यापार चिन्ह, एकस्व अथवा किसी प्रसिद्ध व्यापारिक नाम का होना, व्यवसाय में संतुष्ट कर्मचारियों का होना, वैधानिक नियंत्रणों का न होना आदि अनेकों इसके उत्पत्ति के कारण बताए जा सकते हैं। किसी व्यवसाय की ख्याति का मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि जिन कारकों पर ख्याति निर्भर है उन कारकों का लाभ एक नए स्वामी को मिलता रहेगा अथवा नहीं। ख्याति कई प्रकार की हो सकती है और यह उसके स्वभाव पर निर्भर करती है। कुछ विशिष्ट प्रकार की ख्याति के जो स्वभाव हो सकते हैं वह इस प्रकार है। नंबर 1, डॉग्स नेचर गुडविल, कुत्ते के स्वभाव की ख्याति। यदि ख्याति व्यवसाय के व्यक्तिगत गुण पर ही आधारित है तो वह अधिक मूल्यवान नहीं होगी, क्योंकि स्वामित्व में परिवर्तन होने पर ग्राहक भी आना बंद कर देते हैं। ऐसी ख्याति को कुत्ते के स्वभाव की ख्याति कहा जाता है। जैसे कुत्ता हमेशा अपने मालिक के साथ रहता है, उसी प्रकार ग्राहक भी स्वामी के बदलने पर उस व्यवसाय से संबंध तोड़ लेते हैं। नंबर 2, कैट्स नेचर गुडविल, बिल्ली के स्वभाव की ख्याति। व्यवसाय का अच्छा ज्ञान, स्थान, कच्चा माल प्राप्त करने की विशेष सुविधा आदि पर आधारित ख्याति अधिक स्थायी प्रकृति की होती है। इस पर स्वामित्व परिवर्तन का प्रभाव बहुत कम पड़ता है। ऐसी ख्याति बिल्ली के स्वभाव की ख्याति कहलाती है तथा इसका मूल्य सबसे अधिक होता है। जैसे बिल्ली स्थान को बहुत महत्व देती है, चाहे घर का स्वामी बदल जाए लेकिन वह अपना स्थान नहीं छोड़ती है, उसी प्रकार ग्राहक भी स्वामी के बदल जाने पर उस व्यवसाय से संबंध बनाए रखते हैं। नंबर 3, रैट्स नेचर गुडविल, चूहे के स्वभाव की ख्याति। जिस व्यवसाय की ग्राहकी स्थायी न होकर विभिन्न तत्वों के कारण कम या अधिक होती है उसे चूहे के स्वभाव की ख्याति कहते हैं। जैसे चूहे का लगाव घर अथवा स्वामी किसी से नहीं होता, वरन कई स्थानों पर इधर उधर आता जाता रहता है, उछल कूद करता रहता है। उसी प्रकार ऐसी ख्याति वाले व्यवसाय के ग्राहक स्थायी संबंध नहीं रखते हैं। ऐसी ख्याति का मूल्य परिस्थितियों पर निर्भर करता है और प्राय ऐसी ख्याति का मूल्य शून्य पाया जाता है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। ख्याति का लेखांकन जब एक नए साझेदार का प्रवेश हो। पुराने साझेदारों द्वारा भावी लाभों के त्याग के कारण नए साझेदार को लाभ में हिस्सा मिलता है। परिणाम स्वरूप उसे पुराने साझेदारों को उनके द्वारा किए गए त्याग के लिए ख्याति के रूप में राशि देनी होती है। इसलिए नए साझेदार के प्रवेश पर फर्म की पुस्तकों में ख्याति का लेखा करना अनिवार्य है। ख्याति के संबंध में फर्म की पुस्तकों में क्या प्रविष्टियां की जाए, इस संबंध में कुछ परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है। उदाहरण के लिए, फर्म की पुस्तकों में ख्याति खाता पहले से न खुला हुआ हो अथवा फर्म की पुस्तकों में पहले से ही ख्याति खाता
खुला हुआ हो। फर्म की पुस्तकों में ख्याति खाता जब न खुला हुआ हो तब पुराने साझियों के पूंजी खातों में ख्याति का लाभ क्रेडिट किया हुआ नहीं होता है। ऐसी परिस्थिति में नए साझेदार के प्रवेश पर फर्म की ख्याति का लाभ उनके पूंजी खातों में क्रेडिट करने के लिए ख्याति का लेखा इस प्रकार किया जाएगा। नंबर 1, नए साझी द्वारा पुराने साझियों को निजी रूप में ख्याति की राशि देना। कभी कभी नया साझेदार ख्याति की अपने हिस्से की राशि फर्म में जमा न कराकर पुराने साझेदारों को निजी रूप में ही दे देता है, तो ऐसी दशा में फर्म की पुस्तकों में कोई प्रविष्टि नहीं की जाती है। ख्याति की राशि देने का यह तरीका उपयुक्त नहीं है, क्योंकि भविष्य में विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में इस संबंध में कोई प्रमाण प्राप्त नहीं होता। नंबर 2, नए साझी द्वारा फर्म में ख्याति की राशि जमा कराने पर। नए साझी द्वारा अपने हिस्से की ख्याति की राशि फर्म में जमा कराने पर जो प्रविष्टि की जाएगी वो इस प्रकार है। कैश अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ख्याति की यह राशि पुराने साझेदारों के पूंजी खातों में उनके त्याग के अनुपात में क्रेडिट की जाएगी, जिसकी प्रविष्टि इस प्रकार होगी। गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन सैक्रिफाइस रेशियो। यदि पुराने साझी अपने पूंजी खाते में जमा की गई ख्याति की राशि फर्म से निकाल लेते हैं तो जो प्रविष्टि की जाएगी वो इस प्रकार है। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 लेखांकन प्रमाप 10। लेखांकन प्रमाप 10 के पैराग्राफ 16 में यह वर्णित है कि ख्याति का पुस्तकों में लेखांकन तभी किया जा सकता है जबकि इसके प्रतिफल स्वरूप नगद अथवा नगद के बदले कुछ मूल्य चुकाया गया हो। इसका अर्थ है कि केवल क्रय की गई ख्याति परचेज गुडविल का ही पुस्तकों में लेखांकन किया जा सकता है। किसी साझेदार के प्रवेश, अवकाश ग्रहण अथवा मृत्यु के समय अथवा विद्यमान साझेदारों के लाभ अनुपात में परिवर्तन के समय फर्म की पुस्तकों में ख्याति खाता नहीं खोला जा सकता है, क्योंकि इसके बदले नगद अथवा नगद के बदले कोई मूल्य नहीं चुकाया गया है। जब ख्याति को मूल्यांकित किया जाता है और नए साझेदार अपने हिस्से की ख्याति को नगद में नहीं लाता है तो ख्याति के लिए समायोजन साझेदारों के पूंजी खातों के माध्यम से किया जाना चाहिए। इसके लिए नए साझेदार के पूंजी खाते को उसके हिस्से की ख्याति की राशि से डेबिट कर दिया जाता है और पुराने साझेदारों के पूंजी खातों को उनके द्वारा किए गए त्याग के अनुपात में क्रेडिट कर दिया जाता है। इसके लिए जो की जाने वाली प्रविष्टि है वो इस प्रकार है। न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट उसके हिस्से की ख्याति की राशि से टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट त्याग अनुपात में सैक्रिफाइस रेशियो में। अगली परिस्थिति है फर्म की पुस्तकों में ख्याति खाता यदि पहले से ही खुला हुआ हो। फर्म की पुस्तकों में ख्याति खाता यदि पहले से ही खुला हुआ है तो ख्याति से संबंधित विभिन्न परिस्थितियों में लेखा इस प्रकार किया जाएगा। नंबर 1, नए साझी द्वारा ख्याति की रकम नगद लाई जाए। यदि नया साझेदार ख्याति की अपने हिस्से की राशि नगद लाता है तो फर्म की पुस्तकों में खुला हुआ ख्याति खाता बंद कर दिया जाएगा। इसके लिए जो प्रविष्टि की जाएगी वो इस प्रकार होगी। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, और यह पुराने अनुपात में किया जाएगा। नए साझी द्वारा ख्याति की रकम लाने तथा उसे साझेदारों में बांटने संबंधी प्रविष्टियां पहले से बताए गए नियमों के आधार पर ही की जाएगी। परिस्थिति नंबर 2, नए साझेदार द्वारा ख्याति की रकम नगद में न लाई जाए। यदि फर्म की पुस्तकों में पहले से ही ख्याति दर्शाई गई है और नया साझेदार अपने हिस्से की ख्याति नगद में नहीं लाता है तब भी पूर्व की भांति ही पुरानी ख्याति की राशि को पुराने साझेदारों के पुराने अनुपात में अपलिखित यानी राइट ऑफ कर दिया जाएगा। पुस्तकों में पहले से ही खुले हुए ख्याति खाते की राशि नए साझेदार के प्रवेश पर मूल्यांकित ख्याति की राशि से कम है तो ख्याति खाते को सही मूल्य पर लाया जाएगा
तथा अंतर की राशि पुराने साझियों के पूंजी खाते में उनके पुराने विभाजन अनुपात में क्रेडिट की जाएगी और इसके लिए जो प्रविष्टि की जाएगी वो इस प्रकार है। गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। नेक्स्ट, फर्म की पुस्तकों में विद्यमान ख्याति की राशि नए साझेदार के प्रवेश पर मूल्यांकित ख्याति की राशि से अधिक हो तो अंतर की राशि से पुराने साझेदारों के पूंजी खातों को पुराने लाभ विभाजन अनुपात में डेबिट करके ख्याति खाते को सही मूल्य पर लाया जाएगा। इसके लिए की जाने वाली प्रविष्टि होगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट और यह पुराने अनुपात में किया जाएगा। वैल्यूएशन ऑफ इनहेरेंट और नॉन परचेज्ड गुडविल। स्वयं प्रतिपादित अथवा न क्रय की गई ख्याति का मूल्यांकन। सामान्यतः ख्याति का मूल्यांकन करना व इसे फर्म की पुस्तकों में दिखाना आवश्यक नहीं है, लेकिन कई परिस्थितियों में इसका मूल्यांकन एवं लेखा करना आवश्यक हो जाता है। जब साझेदारों के लाभ हानि विभाजन अनुपात में परिवर्तन हो, जब नया साझेदार प्रवेश करे, जब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है अथवा किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है, जब फर्म का व्यापार बेच दिया जाता है, जब फर्म के व्यवसाय का अन्य व्यवसाय से एकीकरण हो जाता है, जब फर्म को अपनी कंपनी में परिवर्तन किया जाता है। ख्याति के मूल्यांकन की अनेक विधियां प्रचलित हैं। इनमें से किस विधि का उपयोग किया जाए यह व्यवसाय की प्रकृति, परिस्थितियों तथा साझेदारों के मध्य आपसी समझौते पर निर्भर करता है। ख्याति के मूल्यांकन की प्रमुख विधियां इस प्रकार है। नंबर 1, एवरेज प्रॉफिट्स मेथड, औसत लाभ विधि। ख्याति के मूल्यांकन के लिए यह सर्वाधिक प्रचलित विधि है। इसके अनुसार गत कुछ वर्षों के लाभों का औसत ले लिया जाता है। इस औसत राशि का समझौते की शर्तों के अनुसार एक निश्चित गुणा कर लिया जाता है। यही राशि ख्याति का मूल्य मानी जाती है। हम एक उदाहरण से इसे समझने का प्रयास करते हैं। एक फर्म के पिछले 5 वर्षों के लाभ क्रमशः 4,000 रुपये, 8,000 रुपये, 2,000 रुपये हानि और 10,000 रुपये और 12,000 रुपये हैं। पिछले 5 वर्षों के औसत लाभ के 3 गुना मूल्य पर ख्याति का मूल्य ज्ञात करना है। आइए अब हम इस उदाहरण को हल करने का प्रयास करते हैं। पिछले 5 वर्षों के कुल लाभ 4,000 प्लस 8,000 माइनस 2,000 प्लस 10,000 प्लस 12,000 कुल 32,000 रुपये। इसमें 5 से भाग देने पर हमारे पास में 6,400 रुपये का औसत लाभ आएगा। 6,400 को निर्धारित 3 गुना से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 19,200 रुपये की ख्याति का मूल्य प्राप्त हो जाएगा। अगली विधि है सुपर प्रॉफिट्स मेथड, अधिलाभ विधि। इस विधि के अनुसार फर्म के औसत लाभों में से साझेदारों की सेवाओं के लिए पारिश्रमिक तथा फर्म में लगी हुई वास्तविक पूंजी पर एक निश्चित दर से ब्याज की राशि को घटाकर फर्म के अधिलाभ ज्ञात कर लिए जाते हैं। इस अधिलाभ की कुछ गुणा राशि को ख्याति का मूल्य माना जाता है। उदाहरण के लिए फर्म के औसत लाभ 22,000 रुपये हैं। व्यापार में लगी हुई पूंजी मान लीजिए 1,00,000 रुपये है, जिस पर 12% की दर से ब्याज अपेक्षित है। साझेदारों की सेवाओं का प्रतिफल मान लेते हैं 6,000 रुपये है तथा ख्याति का मूल्यांकन अधिलाभ के 2 वर्षों के क्रय के बराबर किया जाना है। सबसे पहले औसत लाभों में से हम पूंजी पर ब्याज 12,000 रुपये, 1,00,000 का 12% और साझेदारों का पारिश्रमिक 6,000 रुपये घटा देंगे तो हमारे पास में अधिलाभ यानी सुपर प्रॉफिट्स 4,000 रुपये ज्ञात हो जाएंगे। जैसा कि उदाहरण में हमें बताया गया था,
अधिलाभ का 2 गुना ख्याति का मूल्य है और अधिलाभ की राशि है 4,000 रुपये। तो 4,000 रुपये को जब 2 से गुणा करेंगे तो 8,000 रुपये की राशि ख्याति का मूल्य कहलाएगी। इसी विधि के अंतर्गत हम एक और बात समझने का प्रयास करेंगे जिसे अधिलाभ की पूंजीकरण विधि यानी कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के नाम से जाना जाता है। इस विधि के अनुसार सर्वप्रथम अधिलाभ की गणना की जाती है, जैसा कि अभी हमने समझा था। इसके बाद सामान्य ब्याज दर के आधार पर अधिलाभ की राशि का पूंजीकृत मूल्य कैपिटलाइज्ड वैल्यू ज्ञात कर लिया जाता है। इस पूंजीकृत मूल्य को ही ख्याति माना जाता है। पूंजीकृत मूल्य से आशय उस राशि से है जिसके विनियोग करने पर सामान्य दर से अपेक्षित लाभ कमाया जा सकता है। इसे भी हम एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए किसी व्यवसाय में अधिलाभ की राशि 4,800 रुपये है और सामान्य प्रत्याय की दर 12% है। साझेदारी का मूल्य यदि पूंजीकरण विधि से ज्ञात करना है तो हमें यह समझना होगा कि 12% की दर से 4,800 रुपये कमाने के लिए कितना विनियोग करना पड़ेगा, और वह राशि होगी अधिलाभ इंटू 100 अपॉन सामान्य प्रत्याय दर यानी सुपर प्रॉफिट्स इंटू 100 अपॉन नॉर्मल अर्निंग रेट्स, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी कहा जा सकता है। और इस उदाहरण में यह होगा 4,800 इंटू 100 अपॉन 12 यानी 40,000 रुपये। हम इसको अब इस प्रकार समझ सकते हैं, यदि किसी स्थान पर 40,000 रुपये विनियोग करने पर 12% की दर से ब्याज प्राप्त होता है और वह राशि होती है 4,800 रुपये, तो 4,800 रुपये का अधिलाभ जिस फर्म में होगा उसकी ख्याति का मूल्य 40,000 रुपये होगा। अगली विधि है एन्युटी मेथड। इस विधि के अनुसार ख्याति का मूल्यांकन भविष्य में उपार्जित किए जाने वाले अधिलाभों के वर्तमान मूल्य के आधार पर किया जाता है। अधिलाभों का वर्तमान मूल्य वार्षिकी विधि द्वारा इस प्रकार ज्ञात किया जाता है। इसके लिए हम एक फॉर्मूला सूत्र ले सकते हैं। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू एन्युटी टेबल वैल्यू। ख्याति बराबर अधिलाभ इंटू वार्षिकी तालिका मूल्य, यानी इस विधि में हमें वार्षिकी तालिका एन्युटी टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए किसी व्यवसाय में विनियोजित पूंजी 1,00,000 रुपये है, सामान्य प्रत्याय दर 10% है। 1 रुपये का 3 वर्ष का 10% की दर से वर्तमान मूल्य जो एन्युटी टेबल वार्षिकी तालिका में दिया गया है 2.48685। 3 वर्षों का औसत लाभ 12,000 रुपये है और यदि हमें ख्याति की राशि ज्ञात करनी है तो हम उसको इस प्रकार ज्ञात करेंगे। औसत लाभ 12,000 रुपये, सामान्य लाभ 1,00,000 का 10% यानी 10,000 रुपये। इस प्रकार अधिलाभ हुआ 2,000 रुपये। अधिलाभ को वार्षिकी तालिका मूल्य एन्युटी टेबल वैल्यू से जब गुणा करेंगे 2,000 इंटू 2.48685 तो राशि आएगी 4,974 रुपये और यही राशि ख्याति का मूल्य होगी। एक और विधि भी प्रयोग में लाई जाती है जिसे क्रय प्रतिफल विधि कहते हैं, परचेज कंसिडरेशन मेथड। ख्याति के मूल्यांकन की इस विधि का प्रयोग व्यापार क्रय करते समय किया जाता है। इस विधि के अनुसार क्रय की गई संपत्तियों के शुद्ध मूल्य पर क्रय प्रतिफल परचेज कंसिडरेशन का आधिक्य ख्याति का मूल्य माना जाता है। क्रय प्रतिफल की राशि में से संपत्तियों का शुद्ध मूल्य घटाकर ख्याति का मूल्य ज्ञात कर लिया जाता है। एक फर्म के व्यापार का क्रय प्रतिफल मान लीजिए 1,00,000 रुपये है। उसकी संपत्तियों एवं दायित्वों का शुद्ध मूल्य ज्ञात करने के लिए संपत्तियों का मूल्य 1,50,000 रुपये और दायित्वों का मूल्य 70,000 रुपये दिया गया है। इस प्रकार उस व्यवसाय की संपत्तियों एवं दायित्वों का शुद्ध मूल्य 1,50,000 माइनस 70,000 यानी 80,000 रुपये हुआ, जबकि इस व्यापार को 1,00,000 रुपये में क्रय किया जा रहा है।
80,000 रुपये की शुद्ध संपत्तियों के मूल्य वाले व्यापार का 1 लाख रुपये का भुगतान किया जाना इस बात को दर्शाता है कि जो 20,000 रुपये का अतिरिक्त भुगतान किया जा रहा है वह ख्याति का मूल्य है। इस प्रकार ख्याति से संबंधित लेखांकन की समस्याओं एवं मूल्यांकन की समस्याओं का अध्ययन हमने इस अध्याय में किया है। शेष रही समस्याओं के बारे में हम अगले व्याख्यान में बात करेंगे। धन्यवाद।